Assalamu alaikum. How to prepare idioms and pair of words portion of the paper of English Frisian composition. ये वो सवाल था जो कि इंग्लिश वोकेबलरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो के फ़ौरन बाद स्टूडेंट्स ने बम्बार्ड करना शुरू कर दिया, मेरे इनबॉक्स पे भी, मेरे व्हाट्सएप पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी। क्या हमें सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करना चाहिए? उसमें फिर वो एक मेड अप आंसर के साथ आ जाते थे कि अगर हम सिर्फ पास पेपर्स के इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स कर लें तो क्या वो काफ़ी होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ आपने उन पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि वहाँ से एक आध तो रिपीट हो सकता है, या अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो शायद मैक्सिमम 2 रिपीट हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है एज सच। तो आप उनको तैयार ज़रूर करें पास पेपर्स को, लेकिन टोटली उन पर रिलाई नहीं करना। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वोकेबलरी की, पेयर ऑफ वर्ड्स की और इडियम्स की, वो समवट काफ़ी सिमिलर है इन अ वे कि आप टारगेट बेस अगर आप रखें कि यार मैंने 10 करने हैं रोज़ाना, 10 आपने वोकेबलरी करनी है, 10 आपने इडियम्स करने हैं और 10 आपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, तो उसकी आप एक वो टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी रोज़ की बना सकते हैं कि मैंने 45 से 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा मैंने डेडिकेट करना है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अब आप उसको तैयार कैसे करेंगे? तैयार करने के लिए आप उसको ये करेंगे, घर में अगर आपके पास कोई भी किताब पड़ी हुई है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है या रेन मार्टिन है या कोई भी किताब है जिसमें आपके पास अवेलेबल हो लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स एंड लिस्ट ऑफ इडियम्स, आप वहाँ से तैयार करना शुरू कर दें और वही टारगेट रखेंगे। रोज़ का आपने 10 का टारगेट रखना है। साथ में आप एक और एडिशनल काम क्या कर सकते हैं कि एक पॉकेट साइज़ जो है, बिल्कुल छोटी सी पॉकेट साइज़ होती है, इडियम्स की किताब भी आती है और पेयर ऑफ वर्ड्स की किताब भी आती है, आप उसको भी रख लें, आप उससे भी तैयार किया करें उसको। उसमें क्या होता है, उस वाली का फ़ायदा क्या होता है कि जारी बात है, एक जो मोटी चौड़ी किताब है, लंबी चौड़ी किताब है, उसको तो आप अपने साथ साथ लेके नहीं फिर सकते, लेकिन पॉकेट साइज़ का मकसद ही ये होता है दैट इट फिट्स इन द पॉकेट। आप उसको अपनी जेब में रखें, जहाँ आपको वक्त मिले आप वहाँ पे उसको खोल लें और आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको आप देखना शुरू कर दें, उसमें आप हाईलाइट करना शुरू कर दें कि कौन से इडियम्स हैं या कौन से पेयर्स हैं जो कि मुझे नहीं आते। जो आते हैं उनको आप हाईलाइट ना करें क्योंकि वो तो ऑलरेडी आते हैं, लेकिन जो नहीं आते उनको आप हाईलाइट करना शुरू कर दें और उनको आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएं। और अगेन जहाँ पे आपको वक्त मिले, चाहे आप अपने बाल कटवाने जाएं तो वहाँ पे भी वेटिंग में अक्सर बंदे को बैठना पड़ता है, फारिग बैठा होता कुछ नहीं कर रहा होता, उस टाइम वो जेब से उसने निकाली और उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया, उसको उसने गो थ्रू करना शुरू कर दिया। अगर आप कहीं जा रहे हैं, लेट से आप ऑफिस जा रहे हैं और आप जो है वो पब्लिक कम्यूट में ट्रैवल करते हैं या ऑफिस की तरफ से आपको वो फैसिलिटी मिली हुई है, तो वो भी रास्ते में बजाय इसके कि आप जो है ना हेडफोन्स लगा के आप गाने सुनना शुरू कर दें, तो उससे बेहतर है कि उस टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करें। आप उसमें वो ईडियम्स तैयार कर सकते हैं, आप उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, आप उसमें जो वोकेबलरी की आपने नोटबुक बनाई थी आप उसको साथ रख सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो उससे एक तो ये होगा कि आपका जो टाइम है, अवेलेबल टाइम, वो ऑप्टिमाइज़ होगा कि बहुत से ऐसे स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम जो कि अदरवाइज बंदे के टोटल वेस्ट जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, उसका आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएंगे। अब ये एफर्ट जब बंदा कर रहा होता है तो एट टाइम्स, इनफैक्ट मैनी अ टाइम, उसको अपने आप पे बड़ा शदीद गुस्सा भी आता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो है ना मैं एक फ़जूल किस्म की एफ़र्ट में लगा हुआ हूँ और पता नहीं इससे कुछ होना भी है एंड में या नहीं होना। बहुत उसको गुस्सा चढ़ता है, अपने आप को कोसता भी है, परेशान भी होता है। लेकिन ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, जब वो पेपर में बैठा होता है और जब उसके सामने ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं जो कि उसको आ रही होती हैं, लाइक 60% 70%, लेट्स से कि 5 में से 4 ईडियम 5 करने तो उसको 4 आते हैं, या उसको 5 के 5 आते हैं, 5 के 5 उसको पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, या लेट्स से 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, तो उस टाइम उसका वो तमाम जो गुस्सा है, जो उसकी परेशानी होती है, वो झाग की तरह बैठ जाती है और वो एक खुशी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि यार ये तो मुझे सारे आते हैं और ये मेरे पेट मार्क्स हैं। और इनफैक्ट ये इंग्लिश के जो आखिर के जो 40 नंबर हैं, जिसमें आपके सेंटेंस करेक्शंस आती हैं, जिसमें आपकी नरेशंस आती हैं, जिसमें आपके पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, जिसमें आपके ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन का सवाल ही बनाता है, तो वो जो है गेम चेंजर होते हैं। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लें, इस पूरी एफ़र्ट को लगा के, इस पूरी आप इससे एक दफ़ा प्रोसेस से गुजर के, तो अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लें तो ओवरऑल प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन को पास करना ना सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि उसमें स्कोर भी बहुत बेहतर आना शुरू हो जाता है। तो आई वुड एडवाइस कि इसको आप इस तरह से करके देखें। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं जी बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लग जाता है, तो टाइम तो यार पूरे एग्ज़ाम पे ही लगता है, पूरा साल आप बैठे रहते हैं, ठीक है,
6 महीने बैठे रहते हैं, 8 महीने बैठे रहते हैं, हर एक का टाइम जोन डिफरेंट होता है। तो बजाय इसके कि उसको आप जो है वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ में जो है वो वेस्ट करें, तो बेहतर है कि उस अवेलेबल टाइम को आप ऑप्टिमाइज़ करें और इस तरह से आप अपने जो पर्टिकुलरली जो प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन का जो आखिरी के 40 मार्क्स हैं, जिनको मैं कहता हूँ ये पेट मार्क्स हैं, ये या 1 है या 0 है, या तो ये आना है या फिर ये आपको नहीं आना, या तो ईडीएम आता होगा या तो नहीं आता होगा, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड या तो आता होगा या फिर नहीं आता होगा, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। सेंटेंस करेक्शन का जो जुमला है, या तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे या फिर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। सिमिलरली ये जो आपने वोकैबुलरी और ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स की जो रिगरस एक्सरसाइज की होती है, ये इनडायरेक्टली आपको बाकी सवालों में भी मदद देती है। मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन में अक्सर होता है कि आपको एक लफ्ज़ का जो है वो बड़ा ही बेहतर आपके पास उसका अल्टरनेट मौजूद होता है। वो कहाँ से होता है? जब आपने एक्टिविटी की होती है। प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में कोई लफ्ज़ शायद आपको अदरवाइज़ उसका मतलब ना आता हो, लेकिन वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे उससे भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये जो एफ़र्ट है, ये करते हुए बंदे को ज़रूर महसूस हो रहा होता है कि बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही जो है ना तंग करने वाली है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन पे अगर आपने ये वाली सारी एफ़र्ट की हो, तो वहाँ पे इसका जो तमाम तर फ्रूट है वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाता है और आप उसको बाकायदा इंजॉय भी करते हैं। तो आई वुड हाईली इंकरेज ऑल ऑफ़ यू गाइज़ कि ये जो 40 मार्क्स हैं, स्पेशली आखिर के 40 मार्क्स और वोकैबुलरी के भी 20 मार्क्स अगर मैं ला लूँ तो 60 नंबर, लेकिन उस 20 के अलावा जो आखिरी के 40 मार्क्स हैं, ये बहुत बड़े जो है वो गेम चेंजर होते हैं। तो इनको आप सीरियसली टेकअप करें। अभी से भी अगर आप इन पे काम करना शुरू कर देंगे तो कॉम्पोजिशन के पेपर की जो टेंशन है वो आपको कॉम्पोजिशन के पेपर के दिन बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद है आपने अपनी ये वीडियो एंजॉय की होगी। अपना ख्याल रखिएगा।